हेलो एवरीवन, नाम है सुष्मिता। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को जो है पता लग गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे रहने वाली है। आप सभी ने थंबनेल देख भी लिया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ कि आज जो वीडियो मैंने बनाई है वो है एस्टेट पीजीटी को लेकर के, कि एस्टेट पीजीटी में कौन कौन सी पुस्तकें हमें कैसे कवर करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। पहले मैंने परसों वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने फुल टीजीटी का सिलेबस बताया था कि किस प्रकार से आपको टीजीटी की तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी है। अगर आप टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो टीजीटी वाली स्ट्रेटजी भी अवश्य देखिएगा, बहुत बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम आप जितना हल्के में लेकर के चलते हैं उतने हल्के में आता नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इतना टफ हो। आप कर सकते हैं अच्छे से, अगर बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी से आप अपनी तैयारी को करें तो पहले वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल जो स्टेट टीजीटी हमारा 6th से लेकर के 8th तक के टीचर का जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसके लिए उन्हें स्ट्रेटजी बता दी है। आज की वीडियो में हम करेंगे डिस्कशन लेवल 3 का, जिसको हम लेवल 3 भी बोल सकते हैं, और जो है हमारा आप जो मर्जी बोल लीजिए, 8वीं से 12वीं पीजीटी भी हम इसको कह देते हैं, एस्टेट पीजीटी। तो चलिए, लेवल 3 में सबसे पहले हमारा आता है, हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें आती है। तो बहुत सी चीज़ें जो है मैंने आपको पहले भी जो है बताई है। जैसे टीजीटी के सिलेबस में अगर आप टीजीटी और पीजीटी का कंबाइन तैयारी कर रहे हैं, एक ही टाइम में आप टीजीटी और पीजीटी दोनों देने के लिए एलिजिबल हो, तो बहुत से विद्यार्थियों को ये पता भी लग गया होगा कि हमारा सिलेबस लगभग सेम है। जैसे व्याकरण उठा लीजिए, सेम है बिल्कुल। और एनसीईआरटी में कुछ एक चेंजेस है, जैसे उसमें हमारी 6th से लेकर के 10th तक की किताबें थी, यहाँ पर हमारी 9th से लेकर के 12th तक की किताबें हैं। तो थोड़ा सा ये चेंजेस हो सकता है, और कुछ एक एक्स्ट्रा हमारा सिलेबस में लगा हुआ है पीजीटी के। तो जो चीज़ें हमारी टीजीटी के अंदर लगी हुई थी वो एज इट इज़ आपको टीजीटी में, जैसे मैंने व्याकरण के बारे में बताया था कि आपको संधि कहाँ से करनी है, कारक कहाँ से करनी है, तो वो सभी चीज़ें आपको टीजीटी वाले के अकॉर्डिंग ही करनी है। लेकिन इस वीडियो में मैं इसको दोबारा फिर से रिपीट करूँगी। रिपीट क्यों करूँगी, इसका एक रीज़न है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी की ही तैयारी कर रहे होंगे, वो टीजीटी देने ही नहीं जाएंगे, या फिर हो सकता है वो टीजीटी देने के लिए एलिजिबल ही ना हो। कई रीजन हो सकते हैं, या फिर बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका टीजीटी पहले से हो चुका है, उनको सिर्फ और सिर्फ पीजीटी की तैयारी करनी है। तो ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है जिन्होंने टीजीटी का सिलेबस देख लिया है, स्ट्रेटेजी देख ली है, तो उनके लिए थोड़ी सी हो सकती है कि रिपीटेशन हो बार बार। तो आप या तो स्किप कर दीजिएगा या फिर स्पीड से आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका कौन सा सिलेबस रहता है वो कर लीजिएगा। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल फायदेमंद आपके लिए वीडियो रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एनसीईआरटी की पुस्तकें। तो एनसीईआरटी के अंदर हमारा क्या क्या आता है, 9th क्लास की, जिसको हम सेमुशी प्रथमो भाग बोलते हैं, 10th क्लास की सेमुशी द्वितीयो भाग, और 11th की शाश्वती प्रथमो भाग और शाश्वती द्वितीयो भाग। इनको आपको कहाँ से पढ़ना है, तो इनके लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी यूट्यूब चैनल के जो है प्लेलिस्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा 6th से 12th तक की एनसीईआरटी। आप सिर्फ वो क्लासेस कर लीजिए और उसी से नोट्स बना लीजिए, उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप एक एक पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की एक ऐप होती है, आप सभी जानते भी होंगे। अगर किसी के पास ओरिजिनल बुक वगैरह मिल जाए, जैसे आस पड़ोस में बच्चे पढ़ते हैं 6ठी से 12वीं तक के, तो वहाँ से आप अपनी जो है बुक एक बार उनसे पढ़ने के लिए ले सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि इतना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप जो एनसीईआरटी से बचा समय है वो कहीं और लगाए, और एनसीईआरटी के लिए सिर्फ क्लास देख ले, बेटर रहेगा। उससे बाहर कोई भी कंटेंट आपका नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सभी सूक्तियाँ, श्लोक और जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कवि है, सब कुछ आपको बता दिया है, तो उससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिर आता हमारे संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र के लिए आप क्लास देख सकते हैं। अगर क्लास नहीं देखना चाहते, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ सकते हैं, उससे बाहर आपका कोई भी संज्ञा सूत्र से क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल अच्छे से और इजी लेवल में लघु सिद्धांत कौमुदी बताई गई है। और आज ही मैं आपको लघु सिद्धांत कौमुदी टेलीग्राम ग्रुप का, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर मैं आपको भेज दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं।
कि आपको कौन सी लघु सिद्धांत कौमुदी अफोर्ड करनी है, कौन सी खरीदनी है और आपको कहाँ से मिलेगी, ये भी आप अपने आसपास के क्षेत्र से पता कर लीजिएगा। हो सकता है जैसे कोई हिसार से हो तो वहाँ पर मिले या ना मिले, तो आप जहाँ से भी हो या कहीं से कुरियर करवा लीजिएगा। आजकल ऑनलाइन मिल जाता है सब कुछ, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। फिर हमारी संधि आती है। संधि के लिए भी मैं यही गाइडलाइन दूंगी कि पहले आप एक बार वीडियो देख लीजिए। हमारी वीडियो में बिल्कुल इजी लेवल से आपको समझाया गया है, और वीडियो समझने के बाद आप अपने रिवीजन के लिए या तो आप नोट्स बना लीजिए क्लास से ही, और अगर आपको नोट्स बनाने में इतना समय नहीं है, आपको पढ़ने के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है, तो आपको क्या करना है, एक बार आप क्लास देखिए। अभी समय है क्लास देखने के लिए बहुत। अगर आप दिन में एक भी क्लास करते हो तो भी बहुत समय बच जाता है, तो इसके लिए आप कीजिएगा। उसके बाद क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है, लघु सिद्धांत कौमुदी उठाइए और उसी से आप अपनी रिवीजन कीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते और नोट्स बना सकते हैं तो आप बार बार नोट्स का ही रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद है हमारा, और आपको ये संधि में इतने सूत्र लगे हुए हैं, इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 3 ही संधि है हमारी, जो मतलब बीच में हमारी जैसे अच्छ संधि जिसको हम स्वर संधि बोलते हैं, तो उनके अलग अलग भेद हो जाते हैं, व्यंजन संधि के अलग अलग भेद हो जाते हैं, लेकिन हमें इसको उसके अकॉर्डिंग ही करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो आप कभी भी इन सूत्रों के भरोसे मत चलिए कि आपने जैसे इको यणची देख लिया तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी से सिर्फ इको यणची सूत्र को ही करेंगे। आपको जितने भी लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र लगे हुए हैं सभी के सभी करने हैं। फिर आते हैं हमारे समास। समास के लिए वैसे हमारा इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है मध्य सिद्धांत कौमुदी, लेकिन हो सकता है आपके पास मध्य सिद्धांत कौमुदी ना हो, इसलिए मैंने यूट्यूब पर जितना भी लघु सिद्धांत कौमुदी से एक्स्ट्रा कंटेंट है वो डाल रखा है, और लघु सिद्धांत कौमुदी का पार्ट भी डाल रखा है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पर जितने भी आज तक आप एग्जाम उठा करके देखोगे, चाहे वो 2024 का हो या भी जैसे जस्ट मतलब पीछे हुआ है 2025 का, तो वहां से भी आप ये देख सकते हो कि जो हमारा समास है वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी से बाहर नहीं आता है। तो इसलिए आप लघु सिद्धांत कौमुदी अगर पढ़ के जाओगे तब भी आप समास का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन आपको पढ़ना अच्छे से है, बिल्कुल अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। एस्टेट का एग्जाम जो है वो रहने का कारण यही होता है, क्योंकि क्या करते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो एस्टेट का एग्जाम है उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसी वजह से हमारा एस्टेट नहीं हो पाता है। इसलिए आप जो भी चीज़ें पढ़े बिल्कुल अच्छे से पढ़े, बाद में कहीं आप ये बोलो कि मैम आपने बताया था लघु सिद्धांत कौमुदी से और हमारा तो फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका ही जो है कारण हो सकता है, आपने ही छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान नहीं दी होगी। ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम है वो सिलेबस से बाहर से आता है, आउट ऑफ सिलेबस आता है, सिलेबस से ही हमारा एग्ज़ाम आता है, बस हम छोटी छोटी जो गलतियां हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और इसके कारण हमारा जो है वो जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एग्जामिनर, उसमें हम फंस जाते हैं और हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। संस्कृत में ही हमारे नंबर नहीं बन पाते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे नंबर की उम्मीद होती है। फिर आता है हमारा समास। आप लघु सिद्धांत कौमुदी से ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके पास व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा आता है इसके अंदर सेकेंड पार्ट, जो कि हमारी शब्द रूप और धातु रूप है। तो जो विद्यार्थी टीजीटी की तैयारी कर रहा है, वैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, मैं कल बताना आपको भूल गई थी कि जो टीजीटी की भी तैयारी कर रहा है उनको भी शब्द रूप स्पेशली पढ़ना है। टीजीटी के एग्जाम में भी शब्द रूप आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको टीजीटी भी अच्छे से तैयारी कर, टीजीटी के लिए भी शब्द रूप अच्छे से पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम कौन कौन से शब्द रूप पढ़े जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, तो मैं यही बोलूँगी जितने भी हमारे NCERT में लगे हुए हैं, तो आप एक NCERT के अंदर हमारी पुस्तक होती है व्याकरण वीथी, वो आप कर लीजिएगा, उसमें से भी आपके जो है क्लियर हो जाएंगे लगभग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं वही हमसे शब्द रूप पूछे जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और शब्द रूप किस प्रकार से याद करने हैं वो मैंने आपको वीडियो डाल रखी है यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हैं। फिर हमारे आते हैं धातु रूप, और धातु रूप भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा जो टीजीटी के विद्यार्थी हैं। पीजीटी वालों को सभी शब्द रूप धातु रूप करने ही करने हैं, जितने भी इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर लगे हुए हैं। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है समर्पण संस्कृत क्लासेस, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलेबस को शेयर कर दिया है, वहाँ से आप सिलेबस का PDF ले सकते हैं।
वैसे आप जब सिलेबस निकालोगे तो आपको बहुत लंबी पीडीएफ मिलती है, उसमें से आपको थोड़ा सा बाहर निकालने में मतलब कि अपना अपना सिलेबस उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने अपना जो सिलेबस है वो संस्कृत का ही अपना 3 से 4 पेज है उसको कंबाइन करके और आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या वीडियोस वगैरह डाली जाएगी तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। फिर आती है हमारी नेक्स्ट धातु रूप। धातु रूप के अंदर हमें क्या क्या करना है, तो ये सभी धातु परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद ये सभी लिखी हुई है। आपको इतनी धातुएं याद नहीं होती है तो सिर्फ आपको एक एक धातु तीनों की कर लेनी है, और फिर इससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो शब्द इस प्रकार से अगर उसमें बनता है, जैसे मान लीजिए हमारा धातु रूप चलता है पठती पठतः पठन्ति, तो अगर हमसे पूछा जाए भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो सेम बनेगा, वहां पर पठती पठतः पठन्ति बन रहा था, यहाँ पर हमारा भवती भवतः भवन्ति। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, और वो मैंने शब्द रूप के लिए अच्छे से बताया था। धातु रूप के लिए मुझे इतना समय नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आपका जो शब्द रूप है वो बिल्कुल अच्छे से, धातु रूप भी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। आपको धातु रूप के लिए सूत्र वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शब्द रूप के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कौन सा चतुर्थी का एक वचन बन रहा है, या फिर जैसे आपकी बार पीजीटी का एग्जाम थोड़ा सा लेंथी दे दिया गया था तो उसमें पूछा गया था चतुर्थी विभक्ति किसी शब्द का उठा करके तृतीय विभक्ति पूछ ली, किसी का मतलब पूरा का पूरा एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। फिर हमारे आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के लिए मैंने वैसे पहले सिलेबस डाल रखा है, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है, और अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। बार बार आपको सिलेबस प्रोवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। अगर आप फिर भी बोलोगे कि मैम सिलेबस आप एक बार वीडियो बना दीजिए तो मैं बना दूंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेबस के ऊपर बार बार वीडियो बनाने से बेटर है कि आप पहले, मैंने वीडियो डाल रखी है 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दूंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा सिलेबस का, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, आप देख सकते हो। और उसके अंदर मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से प्रत्यय आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इतने सारे प्रत्यय करने इतना आसान नहीं होता। और प्रत्यय के अंदर सिर्फ ये ही नहीं है कि हमें एक प्रत्यय है तो उसका एक ही उदाहरण है, एक प्रत्यय के भी कम से कम 100 से 150 उदाहरण है, इसलिए आप प्रत्यय इंपॉर्टेंट है वही कीजिएगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा कारक प्रकरण। कारक प्रकरण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको व्याकरण का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ करके जाना है। जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है हमेशा और हमेशा ही किसके ऊपर बेस आता है, ये आता है हमारा व्याकरण के ऊपर। अगर आपकी व्याकरण बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो आपका एस्टेट एग्जाम जो है बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छे मार्क्स से आपका क्लियर हो जाएगा। साहित्य की इतनी वेटेज नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आपको साहित्य को हल्के में लेकर के नहीं जाना है, पढ़ करके आपको सभी चीजें जानी है, और अभी के लिए बहुत समय है तो आप बिल्कुल अच्छे से कर भी सकते हैं। कारक प्रकरण में ज्यादातर आपसे वाक्य निर्माण से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, विभक्तियों से रिलेटेड। तो आपके इसके लिए आपको शब्द रूप धातु रूप बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा छंद। छंद के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, ऊपर जितनी भी ग्रामर के टॉपिक आए हैं, जैसे कारक है, कारक के लिए भी मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप रिवीजन के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी ही उठाइएगा। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी, वैसे मैं तो यही बोलूंगी कि आपको लघु सिद्धांत कारक को आपको लघु सिद्धांत कौमुदी की बजाय जो सिद्धांत कौमुदी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धि लघु नहीं है, सिद्धांत कौमुदी है, तो आप उसी को पढ़िएगा। उसके लिए बेस्ट बुक कारक के लिए यही रहेगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो बहुत सी ऐप आती है हमारी संस्कृत के सिलेबस की, वो आप देख लीजिएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो है पहले मैंने आपको कभी बताया था, और वैसे उस ऐप का नाम शायद साहित्यम ऐप है शायद, अगर आप सर्च करोगे तो आपको उसके अंदर सभी बुक मिल जाएगी, कितनी संस्कृत की जितनी भी हमारी लगभग बुक्स है। अगर आप रघुवंशम की उठाओगे तो बहुत सारी बुक आपको मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। फिर हमारा छंद आता है। छंद के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं।
तो आपको छंद बिल्कुल आसानी से समझाए गए हैं, और वहीं से आप अगर नोट्स भी बना लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका जो है छंद हो जाएगा। आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अलंकार के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन अलंकार में ये होता है कि लक्षण वगैरह आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अलंकार से हमारे 3 से 4 प्रश्न आते हैं, वहाँ पर हमारे 1 से 2 हमारे लक्षण से रिलेटेड होते हैं, और 1 से 2 हमें ये श्लोक देकर के पूछ लिए जाते हैं। अपठित श्लोक होते हैं हमारे, तो उसमें हमें पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। रेयरली चांस होता है कि कभी हमारा श्लोक पढ़ा हुआ हो, तो आप उसके लिए इतना मतलब भटकने की आवश्यकता नहीं है कि मैम हमें सभी श्लोक करने की आवश्यकता है। ऐसा जरूरी नहीं है। बस आपके सामने जितने भी श्लोक आए, जैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो और आप पीजीटी के विद्यार्थी हो, तो पीजीटी को तो वैसे भी आपको सभी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा कि कौन से श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है हमारा वैदिक साहित्य, जिसका हमें सामान्य परिचय करना है। आज तक के इतिहास को हम उठा करके देखें तो एस्टेट के अंदर वैदिक का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है, इसलिए हमें वेद को भी हल्के में लेकर के नहीं जाना है, बिल्कुल अच्छे से। और स्पेशली जो विद्यार्थी पीजीटी के हैं उनको तो बिल्कुल ही हल्के में इस चीज़ को नहीं लेना है कि हम वेद को ऐसे ही छोड़ करके चले जाएं। आपने पीवाईक्यू उठाए होंगे, पीवाईक्यू से आपने प्रैक्टिस भी की होगी, और वहां पर आपने देखा भी होगा कि जो हमारा वेद का सिलेबस है उसके अंदर से हमारा सिर्फ एस्टेट के अंदर 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब की बार आगे जब भी एग्जाम हो तो एग्जामिनर पर ये कोई मतलब कि बाध्यता नहीं है कि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से ही क्वेश्चन बनाए। हो सकता है कि वो आपके पीजीटी के सिलेबस में वेद मेंशन है तो आपके वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा रख दे और ग्रामर से रिलेटेड कम रख दे, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ करके नहीं जाना है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड होता है कि वो क्या बनाते, इसलिए मैं तो आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप व्याकरण कर लीजिए और आपका क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनर कभी भी किसी भी समय चेंज कर सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दिया था तो उसमें बहुत सारा साहित्य भरा हुआ था, लेकिन उस समय तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने जो है मेरा एग्जाम में लगभग 150 नंबर बने थे। उसके बाद जब सेकंड टाइम एग्जाम हुआ तो मैंने व्याकरण और साहित्य, व्याकरण मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने जो है व्याकरण को छोड़ दिया था, क्योंकि व्याकरण जब समझ में ही नहीं आती तो उस चीज को छोड़ देना ही बेटर होता। तो इसलिए मैंने बिल्कुल व्याकरण को बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि मैं नहीं पढ़ करके जाऊंगी। और फिर सेकेंड टाइम जब एग्जाम दिया तो मैं सिर्फ साहित्य पढ़ करके चली गई। और फर्स्ट टाइम आपको अभी बताया मैंने, जैसे फर्स्ट टाइम में मेरा साहित्य आया हुआ था, और सेकेंड टाइम जब एग्जाम देने गई तो उन्होंने साहित्य के क्वेश्चन सिर्फ नाम मात्र के रखे और सारा भर के हमें क्या दे दिया, व्याकरण के क्वेश्चन दे दिए। तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड है कि वो कभी भी एग्जाम में किसी की भी वेटेज ज्यादा रख सकता है। कभी आपको व्याकरण ज्यादा देखने को मिल सकती है, कभी आपको वैदिक साहित्य ज्यादा देखने को मिल सकता है, कभी आपको लौकिक साहित्य ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि कोई भी चीज आपको छोड़ करके नहीं जानी है। और आपके सिलेबस में तो वेद की भरमार है। जैसे टीजीटी में तो सिर्फ बोला गया कि सामान्य परिचय, लेकिन पीजीटी के अंदर तो वेद का सूक्त, अलग अलग वेदों के परिचय और संवाद सूक्त, पुराण सब कुछ लगे हुए हैं, तो बिल्कुल अच्छे से आपको इसकी तैयारी करके जाना है। फिर है हमारे जैसे वैदिक साहित्य में वेद है तो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनका सामान्य पढ़ना है आपको, जैसे लिखा भी हुआ है। फिर सूक्त आते हैं। सूक्त के लिए अग्नि पुरुष, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कुछ एक सूक्त तो जैसे 3 से 4 सूक्त शायद मैंने आपको यूट्यूब के अंदर जो है भेज दिए हैं पहले से ही। 2025 की जब मैंने तैयारी करवाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको करवा दिया है, जैसे अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, और कुछ एक सूक्त जैसे रहते हैं। तो वो सूक्त आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। किसी भी टीचर का आए चाहे, आपको एक बार कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे भी समझना चाहोगे तो इतने टफ नहीं होते हैं सूक्त। लेकिन मैं आपको सूक्त में ये जरूर बोलूंगी कि जितने भी सूक्त हैं हमारे, जैसे मंत्र वगैरह दिए गए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कोई मंत्र दिया गया है तो उनके एक एक शब्द के अर्थ को आपको सायण भाषा के अकॉर्डिंग भी याद करने ही करने हैं। अब बोलोगे मैम सायण भाष्य क्या है, तो सायण भाष्य, सायण अर्थात मतलब कि सायण जो आचार्य हुए हैं उन्होंने सूक्त के ऊपर, मतलब कि जितने भी मंत्र है सूक्त के अंदर, उनके ऊपर भाष्य, भाष्य मीन्स की उनकी व्याख्या की है अपने शब्दों में।
तो वो हमेशा पूछी जाती है, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर एस्टेट का एग्जाम हो। पिछली बार भी अभी जो हमारा रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि सायण भाष्य के अनुसार इस शब्द का अर्थ क्या है। तो अगर आप सायण भाष्य पढ़ करके ही नहीं जाओगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से शब्द का कौन सा अर्थ सायण भाष्य में बताया गया है। इसलिए मोस्ट है कि आप एक एक शब्द के अर्थ को समझोगे व्याख्या के अनुसार, लेकिन आपको सायण भाष्य के अनुसार भी ये देखना है कि सायण जी ने कौन से शब्द का क्या अर्थ माना है। ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक शब्द होते हैं जिसमें सायण जी ने अलग से कुछ अर्थ बताया है, लेकिन अधिकतर जो है जो हमारी हिंदी व्याख्या में दिए होते हैं सूक्त के अंदर वही से मैच कर जाते हैं। लेकिन एक आधे शब्द होते हैं जिसके सायण ने अन्य अर्थ बताए होते हैं, तो उनको आप विशेष रूप से ध्यान दे लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा संवाद सूक्त। संवाद सूक्त के लिए आप यम यमी पुरुरवशी शर्मा पढ़ी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत से टीचर जो है, आपको ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशल कोई प्लेलिस्ट वगैरह ही हो, आप टॉपिक से सर्च कीजिए, आपको सब चीजें उपलब्ध हो जाएगी। फिर है पुराण। पुराण के लिए आप, मैं तो यही बोलूंगी कि विकिपीडिया उठाइए, गूगल से सर्च कीजिए पुराणों के लिए और अपने नोट्स बनाइए। अभी बहुत समय है आपके पास, अभी सितंबर ही चल रहा है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक एग्जाम होने की संभावना है। तो आपको क्या करना है कि जो हमारे पुराण है आप सर्च कीजिए कि अग्नि पुराण। फिर आप अग्नि पुराण जैसे ही गूगल से सर्च करोगे या क्रोम ब्राउजर से तो आपको एक विकिपीडिया दिखाई देगा। उस विकिपीडिया को हिंदी में ओपन कीजिए, हिंदी लैंग्वेज में, कभी कभी वो इंग्लिश में ओपन हो जाता है, और उसको जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें दिखती है उसको आप नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद के लिए मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगी, वैसे मैंने ऑलरेडी भेज भी रखी है। जब आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसके फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको सभी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, आप वहां से भी कर सकते हैं उपनिषद के लिए, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। वेदांग आपको क्या करना है, वेदांग के लिए भी वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इन सभी चीजों के लिए अगर आपको कोई चीज पढ़नी है, पुस्तक अगर आपको करनी है, तो अब आप बोलोगे कि मैम हम बुक कौन सी पढ़े, इसके लिए आप बुक भी बता दीजिए। तो एक संस्कृत गंगा की पुस्तक आती है वैदिक वांग्मयम, क्या नाम है लिख लीजिए आप एक बार, वैदिक वांग्मयम पुस्तक है संस्कृत गंगा की, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उससे बाहर आपका चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने भी अपना वैदिक साहित्य जो है वहीं से स्ट्रॉन्ग किया था, बार बार उसकी ही रिवीजन की थी। जब भी एग्जाम हुआ उससे पहले दो बार मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, और अभी लगभग जो वैदिक साहित्य के क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। एक भी क्वेश्चन ये हो जाता है कि हमें ही याद नहीं रहता है, वो अलग बात है, लेकिन बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। इसलिए आप वैदिक वांग्मयम पुस्तक जो है कहीं ना कहीं से आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, और अगर मुझे मिलती है तो मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वो आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ नहीं मिलती है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगी, तो आप कहीं से आप जैसे कि ऑनलाइन वगैरह है तो वहां से मंगवा सकते हैं। वेद बिल्कुल अच्छे हैं, उसके अंदर सभी सूक्त भी मेंशन है, लेकिन उसके अंदर सूक्त दिए तो गए हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि सिर्फ आपको सूक्त के सामान्य चीजें ही देखने को मिलेगी उस पुस्तक के अंदर, आपको सायण भाषा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपको सूक्त सायण भाषा के अनुसार पढ़ना है तो आप क्या कीजिएगा कि जो है हमारा ऋग्वेद के लिए जो हमारा ऋग सूक्त संग्रह आपने पुस्तक सुनी होगी, जिन विद्यार्थियों ने एमए कर रखी है वो ही पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन्होंने ऋग सूक्त संग्रह अवश्य सुनी होगी। तो उसके अंदर हमारी सायण भाष्य भी दिया गया है, तो आप वहां से ही करिएगा इम्पोर्टेंट। और यम यमी संवाद आप जो है वैदिक वांग्मयम से कर सकते हैं, क्योंकि यम यमी संवाद से सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि यम यमी संवाद की संख्या क्या है, ऋषि कौन है, छंद क्या है, या फिर जो कोई मंत्र दे दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि ये किस सूक्त से संबंधित है। लेकिन हमसे जो हमारे सूक्त है, सिद्धि सूक्त जो बोल सकते हैं हम, जैसे अग्नि है, पुरुष है, हिरण्य गर्भ है, तो इसमें से हमें शब्द के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन संवाद सूक्त में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इनका ऋषि कौन है, संख्या क्या है, मंत्र संख्या कितनी है, देवता कौन है, कौन बोल रहा है किस मंत्र को, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद के लिए मैंने बता दिया, वेदांग के लिए भी बता दिया है। फिर आती है हमारी पीजीटी के अंदर सभी पुस्तकें।
अब पुस्तकें हमारी थोड़ी नहीं है, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, बुद्ध चरितम, सौंदरानंदम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवदम, नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, हर विजयम, मेघदूतम, गीत गोविंदम। तो इसके लिए आपको जो है कौन सी पुस्तक पढ़नी है, मैं तो आपको यही बोलूंगी, अभी के लिए हमारे पास समय बहुत है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक एक पुस्तक उठाइए और पढ़िए। अब आप बोलोगे मैम क्या हम रामायण को पढ़े, रामायण तो पूरी रामायण हो जाएगी हमारी, एस्टेट तक हमारा जो है रामायण ही पढ़ते रहेंगे, और महाभारत तो पूरी महाभारत होती है, तो क्या हम महाभारत ही पढ़ते रहेंगे पूरे एग्जाम तक? तो ये नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। रामायण के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको रामायण के रचयिता का परिचय पढ़ना है। कौन है रामायण के रचयिता, ये आपको पता होना चाहिए। रामायण हो चाहे महाभारत हो, मतलब जितनी भी पुस्तकें लगी हुई हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैम हमें कवि परिचय, लेखक परिचय, काव्य शास्त्रकार, इनको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके लिए बुक ही मेंशन कर दी गई है, तो बुक के रचयिता को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है। फिर जैसे कि हमारी रामायण पुस्तक है, तो इसके जो रचयिता है वो वाल्मीकि जी है, तो वाल्मीकि जी का परिचय आपको पढ़ना है, उनकी रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी उपाधियां पढ़नी है, उनके कालक्रम के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैंने बताई है। कालक्रम किसी भी कवि का, किसी भी कवि की रचनाएं, किसी भी कवि की उपाधियां, किसी भी कवि की प्रशस्तियां, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। कालक्रम मीन्स कि किस समय कवि हुए हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कालिदास जी का जन्म कब हुआ था या फिर वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था, ये चीजें नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको एक आइडिया हो कि सबसे पहले कौन से कवि हुए थे, उसके नेक्स्ट कौन से हुए थे, उसके नेक्स्ट कौन से हुए थे, या फिर उनकी ये भी पूछी जा सकती है कि उनकी शताब्दी कौन सी है, छठी शताब्दी में हुए, सातवीं में हुए, आठवीं में हुए। ज्यादातर यही पूछा जाता है क्योंकि हमारे जो जितने भी विद्वान कवि हुए हैं उनका एग्जैक्ट समय किसी को नहीं पता होता। तो जो पुस्तकें होती हैं उसके अंदर भी जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है, किसी ने उनका समय कब माना होता है, किसी ने उनका समय कब माना होता है, लेकिन आपको शताब्दी जो है लगभग सेम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको थोड़ा सा ये देख लेना है कि किस शताब्दी में, जैसे दंडी सातवीं में हुए हैं, कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए हैं, या फिर कौन से वाल्मीकि प्रथम मतलब ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी में हुए हैं या पंचमी शताब्दी में, मतलब ये चीजें आपको देख लेनी है। मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, कहीं आप सोचो कि मैम आपने गलत बोल दिया, सही बोल दिया। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आपको इस प्रकार से इन चीजों को याद करना है। अब इन सभी के कवि आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से करनी है। और आपको ये भी देखना है कि जितने भी कवि हैं, लेखक हैं किसी भी पुस्तक के, उन्होंने अलग अलग रचनाएं भी करी है। जैसे यहाँ पर हमारे पास शिवराज विजय लगा हुआ है, लेकिन शिवराज विजय के जो रचयिता है अंबिका दत्त व्यास, जरूरी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक रचना ही करी है शिवराज विजय, उन्होंने अन्य रचनाएं भी की होगी। तो वो रचनाएं भी आपको ध्यान रखनी है, और आपको ये भी ध्यान रखनी है कि वो रचनाएं किस प्रकार की है, किस काव्य विधा की है। तो आपको ये भी छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा जो हमारी ये पुस्तकें आती हैं जो इम्पोर्टेंट ये हमारी लगी हुई हैं, सभी की सभी हमें करके जानी है, छोड़ करके नहीं जानी है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, कौन, मैं तो यही बोलूंगी कि जो चीजें जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, बुद्ध चरितम है, तो इनके लिए आपको ज्यादा, अभिज्ञान शाकुंतलम है जैसे 7 ही अंक हम कर सकते हैं, उत्तर रामचरितम है जैसे 7 ही अंक हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे रघुवंशम है इसमें 19 सर्ग है, तो क्या मैम हम सभी को पढ़े? तो बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है सभी के सभी को पढ़ने की। आपको क्या करना है कि जैसे सबसे पहले रामायण है, रामायण में आपको क्या करना है, रामायण में आपको सभी कांड याद होने चाहिए, उन सभी कांडों में कितने सर्ग है वो याद होने चाहिए, कुल कितने सर्ग है ये याद होना चाहिए। और रामायण के लिए मतलब कि कुछ एक प्रसिद्धियां होती है, आप ये बोल सकते हैं कि रामायण के विषय में कुछ खास सूक्तियां वगैरह दी जाती है, तो वो भी आपको देख लेनी है। और एक आपको करना है कि जितने भी सर्ग है, जैसे सॉरी, रामायण में कांड है, तो जितने भी कांड है उसके अंदर हमारे 7 कांड है, तो 7 कांडों का हमारा वर्ण्य विषय मतलब कि क्या होता है कि जो विषय है कांड का, जैसे बाल कांड है तो उसमें कौन कौन से विषय है,
राम की घटनाओं से संबंधित आप सभी जानते हैं, और ये सभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ये नहीं पूछते कि राम जी का बाल्यकाल जो है किस कांड में बीता। वो ऐसे मतलब कि पजल करने वाले देते हैं जैसे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो ये आप थोड़ा सा वर्ण्य विशेष का पढ़ लीजिएगा। महाभारत का भी आपको ऐसे करना है, सभी के सभी आपको कांड सर्ग याद पर्व याद होने चाहिए। बार बार सर्ग ही दिमाग से निकल रहा है। रामायण में कांड है, महाभारत में हमारे 18 पर्व हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। सभी के नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 5वां पर्व कौन सा है, 10वां पर्व कौन सा है, और उनमें पर्व में जितनी संख्या है ये इतनी पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। और इसके अंदर एक श्रीमद् भगवत गीता का पार्ट भी आता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कितने से कितने अध्याय तक श्रीमद् भगवत गीता लगी हुई है महाभारत के, या महाभारत के किस अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है। तो ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है। और फिर आता है हमारा अभी श्रीमद् भगवत गीता, तो उसके लिए भी आपको यही चीजें पढ़नी है और इनका वर्ण्य विषय आपको ज्ञात कर लेना है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए मैं यही बोलूंगी कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के सभी सातों के सातों अंक अच्छे से कर लेने हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, और आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो और भी बेटर रहेगा। फिर रघुवंशम के लिए आप प्रथम सर्ग करिए और इसका वर्ण्य विषय जान लीजिए। प्रथम सर्ग के आपको सभी श्लोक याद करने हैं, और रघुवंशम में जो हमारा है क्या कहते हैं, जितने सर्ग है उनका वर्ण्य विषय आपको पढ़ना है, और कितने राजाओं का वर्णन किया गया है ये भी देखना है, और राम का कितने कौन से जो हमारे राजा हैं जैसे दिलीप, रघु, अज, दशरथ, इनका वर्णन कितने सर्गों में किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कुमार संभव। कुमार संभव में आप सामान्य जानकारी जान लीजिएगा, और थोड़ी बहुत सुक्तियां आती है इनकी, वो भी याद कर लीजिएगा। बुद्ध चरित्र में भी आपको ऐसे ही करना है, सभी अंकों के नाम याद करने हैं, अंकों के नाम पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी सुक्तियां वगैरह और इनके लेखक के बारे में, ऐसे ही सौंदरानंद के बारे में, किरातार्जुनियम के बारे में। किरातार्जुनियम का आपको प्रथम सर्ग का जो है श्लोक वगैरह भी अच्छे से देख लेना, बाकी सभी करने ही करने हैं जितने भी, जैसे किरातार्जुनियम में जितने भी सर्ग हैं उसके बारे में। और एक ये भी आती है कि इनके ऊपर जो हमारे बृहत त्रयी है, लघु त्रयी है, इनके ऊपर टीकाएं हैं, ये भी आपको पढ़नी है। और विदूषक को भी आपको ध्यान से रखना है, किसी के अगर कंचुकी आते हैं वो भी ध्यान रखने हैं, कुछ भी छोड़ करके आपको नहीं जाना है। ऐसे ही नैषधीय चरितम में जानकी हरणम, हर विजयम, मेघदूतम। मेघदूतम आप पूरी पढ़िएगा। मेघदूतम में आप इम्पोर्टेंट सूक्तियों को ध्यान रखिएगा। मेघदूतम में 2 ही पार्ट है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गीत गोविंदम, इनके आप सामान्य जानकारी ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर वैसे भी लिखा हुआ है। फिर 10 कुमार चरितम, इनकी भी आप सामान्य कर लीजिएगा। कादम्बरी में आपको सुकनाशोपदेश मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से याद करके जाना है। सुकनाशोपदेश से ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा कादम्बरी में। और या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ण्य विषय क्या है, कि कादम्बरी में किस वृक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, किस पर्वत का वर्णन नहीं किया गया है। ऐसे सभी चीजों में हो सकता है मेघदूतम में से आपसे पूछ लिया जाए कि किस चीज का वर्णन मेघदूतम में नहीं है, तो ये आपको छोटी छोटी चीजें भी याद रखते हुए चलनी है। फिर नेक्स्ट हमारी मृच्छक कटिकम, इसके अंकों के नाम, उत्तरम त्रितम अंकों के नाम, और इनका सर्ग मतलब कि वर्ण्य विषय, और मुद्रा राक्षस। तो ये सभी पुस्तकें आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे इनको क्लियर करना है आपको। और आप ये चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपका अच्छे से हो जाएगा। और कला, ये अज्ञातम और आधुनिक संस्कृत कवि, तो इनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, तो आप वो वीडियो कर लीजिएगा। और एक आप गूगल से भी इनको सर्च कीजिएगा खुद से भी, क्योंकि एक आध रचना होती है कि मैंने नहीं करवाई हो और वो एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो आप विकिपीडिया ओपन कीजिए और वहां से आप इन चारों कवियों की रचनाएं जरूर लिखिए। हमेशा आपको इनकी रचनाएं ही देखने को मिलती है, और या फिर आप इनकी उपाधियां जरूर लिखिएगा, इससे ही आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। और इनका आधुनिक कवियों का कालक्रम के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।